हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल। शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जो भी बच्चे आज हमें देख रहे हैं उन सभी को एक जबरदस्त चीजें जानने मिलेंगी, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं विकासवाद। विकासवाद मतलब संपूर्ण विकास जो हुआ, इन सभी गाथाओं में कुछ 3 साइंटिस्ट जिनको मैंने बीच में आखिरी में पढ़ाया है, उन 3 साइंटिस्ट का जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं उनका क्या मानना था। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 चीजें। सबसे पहली विकास का प्रमाण, विकास के कौन कौन से वाद इस दुनिया में कायम किए, कौन कौन सी कहानियां इस दुनिया में चलती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। बहुत आसान सी बातें हैं, मजाक सी बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे, मानव विकास, कि इस दुनिया में मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का सबसे पुराना पूर्वज कौन था, मनुष्य कितने साल पुराने हैं इस दुनिया में, क्या मनुष्य बहुत पहले से है या आज बना है, या आगे क्या होगा मनुष्य का, ऐसे हजारों सवाल हम बात कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सो कमेंट सेक्शन पे रोर की यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन पे हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास के बारे में। तो देखो बॉस, सबसे पहला विकास के लिए 3 साइंटिस्ट लोग जाने जाते हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको 2 मिनट में से याद करवा देता हूं। 3 साइंटिस्ट विकास के तौर पर जाने जाते हैं, विकासवाद के तौर पर जाने जाते हैं। एक उनमें से डार्विन साहब है, जिनकी थ्योरी ना पहले कभी गलत थी, ना आज गलत है, ना जीवन में कभी कोई इन्हें गलत कर सकता। आदि है, अनंत है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। डार्विन साहब की बातों को आज भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता, बाद में भी कोई नहीं कर पाएगा, शायद 100-200 साल बाद भाई कोई गलत साबित कर ही नहीं पाएगा। डार्विन साहब की ऐसी शख्सियत थी। ऐसे ही कोई उन्हें भगवान नहीं मानता था, मानते थे, बायोलॉजी के भगवान के जमाने थे डार्विन साहब। दूसरी कहानी लैमार्क साहब की थी। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ खराब। लैमार्क साहब की कहानी भी इस दुनिया में अमर है और वो भी मानी जाती है कि चलो ठीक है, कुछ भी बताया था, कुछ भी कचड़ा था इस कहानी में, लेकिन कहानी अमर है। लैमार्क साहब बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, इसलिए उनकी कहानी को मतलब वो कहते हैं ना कि यार मतलब बड़े बड़े लोगों को अगर मतलब वो लोग कुछ भी कर दें तो वो एक फैशन बन जाता है, वैसे ही इनकी कहानी भी ऐसी थी, कुछ भी कह दिए तो फैशन बन गया। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट है ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने भी कहानी का एक नया रूप ही दुनिया के सामने रखा, इसलिए नीट वाले बच्चे और बोर्ड वाले बच्चों के लिए इस कहानी का बड़ा महत्व है। हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले साइंटिस्ट, ये ग्रेट साइंटिस्ट, स्मार्ट से दिखने वाले साइंटिस्ट, क्या रोल है इनका, क्या बाल की डिजाइन है इनकी, देखिए। इनका नाम था लैमार्क। ठीक है, लैमार्क साहब थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी बन रहा है, जो भी विकास हो रहा है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी इनका पूरा सिद्धांत का काम था कि जो अंग ज्यादा काम करेंगे उन अंगों का विकास होगा और जो अंग काम करना बंद कर देंगे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। विकास ऐसे ही होता है। लैमार्क साहब ने कहा कि भैया जीव के रूपों का विकास, जीव इस दुनिया में जो बनते हैं वो हालांकि इनकी कहानियों के 4-5 शब्द थे, 4-5 शब्द थे, पर सबसे बड़ा शब्द जो इस दुनिया में आया लैमार्क साहब के पक्ष में, यूज एंड डिसयूज, अंगों के उपयोग अनुप्रयोग के कारण हुआ है कि कोई अंग अगर ज्यादा उपयोग हो रहा है तो वो उपयोग ज्यादा काम करेगा, पर ज्यादा अंग उपयोग नहीं हो रहा है तो वो विलुप्त हो जाएगा, ऐसा इनका कहना था। लैमार्क साहब ने इसके लिए उदाहरण भी दिया। उदाहरण कहा कि इस दुनिया में पहले जो जिराफ हुआ करते थे उनकी गर्दन बहुत छोटी थी। इस दुनिया में पहले जो जिराफ हुआ करते थे उनकी गर्दन बहुत छोटी थी। धीरे धीरे टहनियों को खाते खाते वो अपनी जब ऊंचे टहनिया में पहुंचने लग गया उनका सर, तो वो उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा कर लिया। धीरे धीरे उनकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, क्योंकि उन्हें अब खाने के लिए ऊंची टहनियों पे जाना पड़ता था। जिराफ की गर्दन बढ़ गई। अब मान लिए, चलो ठीक है यार, लैमार्क साहब कह रहे हैं, बड़े वैज्ञानिक थे, मान लेते हैं कि यार जिराफ की गर्दन ऐसे बढ़ी। फिर इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि पहले के समय के जो सरीसृप थे सबके पास पैर है। पहले के समय के जो सरीसृप हैं, आप क्रोकोडाइल देख लो, आप कच्छप देख लो, कछुआ देख लो, सबके पास पैर है, पर सांप के पास पैर नहीं।
तो लेमार्क साहब ने कहा कि पहले सर्पों के पास भी पैर ऐसे हुआ करते थे, पहले सर्पों के पास भी पैर हुआ करते थे, पर धीरे धीरे सर्प ने उनका उपयोग बंद कर दिया और एक समय के बाद वो उनके सर्पों के पैर विलुप्त हो गए और अब वो सरीसृप, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रैपिंग करना शुरू कर दिए। रैप करना मतलब क्या होता है, सरकना। उन्होंने सरकना शुरू कर दिया जनाब और धीरे धीरे उनके पैर गायब हो गए। लेमार्क साहब ने कहा कि यार लेमार्क साहब ने कहा कि सांप के पैर जो हैं इसलिए गायब हो गए क्योंकि उन्होंने उपयोग करना बंद कर दिया, और जो जिराफ है उसकी गर्दन इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि वो उसका ज्यादा उपयोग करता था। दुनिया ने कहा वाह भाई साहब वाह, क्या बात कही है आपने, वाह, मजा आ गया। वैसे कहते हैं ऐसा जोर से ताली बजाओ, वाह। तो जब ये जिराफ टहनी खा रहा था तब गाय कहां थी? तब गाय कहां थी? थी कहां गाय? थी, उसका गर्दन काहे नहीं बढ़ा? अकेला यही भर पैर नहीं उपयोग करता था, बाकी लोग सब करते थे। बोले वाह भैया जी वाह, मतलब एकदम क्या ही बोले अब आपको, ठीक है। तो इसलिए लेमार्क साहब की कहानी को आजकल लोग ज्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है। सो लेमार्क साहब ने कहा कि ऊंचे जिराफ जो हैं ऊंचे पहाड़ की फुनकियों को चरने के लिए गर्दन की लंबाई बढ़ा ली और उसी तरह से वर्षों बाद धीरे 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 उसकी गर्दन बढ़ती गई और सांपों के पैर भी ऐसे विलुप्त हो गए। पर आजकल इनकी अटकलबाजियों पे कोई विश्वास नहीं करता, कहते हो क्या भाई साहब, टॉक टू माई हैंड, नहीं है हमारी कहानी, अटकलबाजी है टोटल, ठीक है भाई। दूसरी कहानी पे आते हैं, अटकलबाजी से आगे बढ़ते हैं और फैक्ट पे बात करते हैं। फैक्ट की कहानी आती है, अब नए साहब आए, डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन, ग्रेट साइंटिस्ट, जितनी तारीफ उतनी कम। बोले आप भैया जी मजा आ गया आपको देख के, क्या बात बोल दी आपने। फ्रांसिस डार्विन ने जो निष्कर्ष निकाला, और फ्रांसिस डार्विन दो बच्चे, उनके बेटे का नाम भी था। तो डार्विन साहब ने जो मतलब निष्कर्ष निकाला, उसके लिए ऐसे ही रिसर्च नहीं देखा था कि सिर्फ जिराफ को देख लिया, सांप को देख लिया। इसने आधी दुनिया घूमी और जिस जहाज से इसने दुनिया घूमी वो जहाज का नाम था बीएमएस बीगल। आइए तो समझते हैं उसके बारे में कि क्या है जनाब भाई साहब इनके बारे में, क्या एचएमएस बीगल, सॉरी बीएमएस बीगल कह रहा हूं, एचएमएस बीगल। डार्विन ने प्राकृतिक चुनाव का नाम दिया और उन्होंने कहा कि इस दुनिया का जो विकास आ रहा है वो प्राकृतिक चयन है। मैं आपको बताया था प्राकृतिक चयन 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था प्राकृतिक चयन 3 प्रकार के होते हैं, एक स्टेबलाइजेशन, स्थायी कारक, विदारक। प्रकृति जब जिसे चाहती है उसे सेलेक्ट करती है और जिसे चाहती है उसे नेग्लेक्ट कर देती है। विकास अलग है, विकास चलता रहता है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा, मतलब दिशात्मक है, ऐसा कह सकते हैं इसको कि जिस दिशा में जा रहा है, पहले सफेद के तरफ में था, आज काले के पक्ष में। तो रैंडम नहीं है वो एकदम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये कहानी चल रही है तो दिशात्मक चल रही है और धीरे धीरे चल रही है, स्लोली प्रोसेस है और एक दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये प्राकृतिक चयन है। सो इन्होंने कहा कि भाई एक बीगल, एक जहाज का नाम था एचएमएस बीगल, ये जहाज का नाम था एचएमएस बीगल। इसकी सहायता से इन्होंने निकले, ये थे डार्विन साहब, शक्ल से ही एकदम भगवान से कम तो दिख ही नहीं रहे, शक्ल से ही भगवान से कम नहीं दिख रहे हैं। तो भाई इन्होंने कहा कि बीएमएस बीगल जो है, सॉरी एचएमएस बीगल जो है उस जहाज से गुजरे, पूरे विश्व को देखा और देखने के बाद इनको पता चला कि चलो यार अब हम एक कहानी बनाते हैं। इन्होंने कहा कि इनके साइंटिस्ट जो है 2 और लोग थे, इनको प्रभावित करने वाले 2 लोग और थे। एक का नाम था वैलेस, अल्फ्रेड वॉलेस, और दूसरे का नाम था थॉमस माल्थस। माल्थस, वैलेस एंड डार्विन, तीनों ने मिलाकर डार्विनवाद दिया और इनके आसपास ही निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो माल्थस साहब की कहानी ने भी इन्हें प्रभावित किया, वॉलेस साहब की कहानियों ने को भी इन्होंने मिलाकर यहां पर बनाया और डार्विनवाद कह दिया। और डार्विनवाद कौन कौन साइंटिस्ट थे? वैलेस और माल्थस। माल्थस ने बहुत प्रभावित किया इन्हें, माल्थस साहब ने इनको बहुत प्रभावित किया और दोनों ने मिलाकर एक कहानी बताई कि इस दुनिया का जो निर्माण है, इस दुनिया में जो विकास हो रहा है वो कौन कर रहा है? 2 तरीके से हो रहा है। एक का नाम है फैमिली ब्रांचिंग, एक का नाम है फैमिली ब्रांचिंग, जिसका नाम है बेटा परिवार शाखा। सो व्हाट इज दिस?
परिवार शाखा का मतलब यह है कि इस दुनिया में जीव पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव आता जाता है और यही विकास का कारण है। प्रकृति जब जिसे चयन करती है, उसे सेलेक्ट करती है, चयन करती है, वो आगे बढ़ेगा और बाकी लोग चले जाएंगे। ये है दूसरी कहानी, प्राकृतिक चयन। आपसे पूछा जाएगा कि यार डार्विनवाद की कहानी किन दो कंधों पर टिकी हुई है? डार्विनवाद साहब की कहानी जो है वो किन दो बातों पर टिकी हुई है? आप कहेंगे फैमिली ब्रांचिंग और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। फैमिली ब्रांचिंग और नेचुरल सिलेक्शन ये दो आधार हैं डार्विन साहब के। अब फैमिली ब्रांचिंग क्या है बॉस? फैमिली ब्रांचिंग का मतलब यह होता है कि इस दुनिया के जितने भी जीव हैं सबके कॉमन पूर्वज हैं। आज इस दुनिया में चाहे ये कुछ भी हो, बंदर हो, गेंडा हो, तुम हो, सांप हो, मगरमच्छ हो, ये सब हो, एक समय पहले तक ये सारे के सारे जीवों के पूर्वज एक समान थे। दे हैव कॉमन एंसेस्टर। इस दुनिया में जितने भी जीव हुए हैं वो सब एक दूसरे से ही पैदा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कल पढ़ाया था कि मछलियां ही आगे जाकर सरीसृप बनी, सरीसृप ही आगे जाकर पक्षी बने, सरीसृप ही आगे जाकर स्तनधारी बने। ये जो कहानी है ये फैक्ट है। ये कहानी जो है वो फैक्ट है, फैमिली ब्रांचिंग कहते हैं। और दूसरा चीज आता है बेटा डार्विन साहब का नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। इसके बाद कहानी आती है प्राकृतिक चयन की कि कल तक बेटा जी वहां पर ब्लैक मॉथ की कहानी थी और उसके बाद एक कहानी आती है व्हाइट मॉथ की। ठीक है, तो बॉस ये जो हो रहा है औद्योगिक अतिकृष्णता, औद्योगिक अतिकृष्णता असल में ये प्राकृतिक चयन ही है, जिसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूं। आपको बस हिंट कर रहा हूं कि बॉस डार्विन साहब की कहानी क्या बताती थी। डार्विन साहब की कहानी यह बताती थी कि इस दुनिया में सारे जीवों के पूर्वज समान हैं। और दूसरी बात बताई कि इस दुनिया में जो बदलाव आ रहा है वो प्राकृतिक चयन है। जिस खेल में आज तुम हो उस खेल में कल कोई और था और कल कोई और होगा। बात समझ में आ रही? जब आज तुम डोमिनेंट हो, जो तुम्हारे आज जलवे इस दुनिया में दिख रहे हैं, कल किसी और के इस दुनिया में जलवे थे और आने वाला समय किसी और जलवेदार का होगा। यही बात है। जो कल बीत गया उसे लग रहा है कि आने वाला कल कमजोर है, जो आ चुका है कल उसे लगता है आने वाला कल अच्छा होगा, और आ चुका हुआ कल आने वाला कल कभी आता ही नहीं। इस दुनिया की इसी प्रकृति को हम प्राकृतिक चयन कहते हैं बेटा, कि दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कभी ना कभी कमजोर जरूर पड़ेगा। कल तक किसका जोर था, आज किसी और का जोर है, कल किसी और का होगा। ये सारी कुछ कहानी ऐसी कहती है, यही है प्राकृतिक चयन। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, और इसलिए डार्विन साहब अजर है, अमर है। ऐसी बात कह दी उन्होंने कि दुनिया में जो प्राकृतिक चयन, मतलब दुनिया में जो बदलाव होते हैं वो प्राकृतिक चयन है। माहौल किसके लिए कब सही हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, पर सवाल ये आता है कि माहौल बदलता कैसे है, वक्त बदलता कैसे है। आइए मैं आपको दिखाता हूं जीवन की सबसे बड़ी सीख कि आखिर इस कठोर भरी दुनिया में हमें जिंदा कैसे रहने होता है। आइए मैं दिखाता हूं जिंदगी की सबसे बड़ी सीख जो डार्विन साहब ने कम से कम मुझे तो दी है। मैं डार्विन साहब की कहानियों को सुनता हूं तो उसमें विकास नहीं, सब मोटिवेशन ढूंढता हूं मैं इस कहानी में। इस कहानी में गजब का मोटिवेशन है, आप सुनना एक बार जरूर, मजा आ जाएगा। कि प्रकृति आपको ही चयन करे, यह कैसे हो सकता है? क्या प्रकृति आपको विलुप्त कर सकती है? आपकी ऐसी कौन सी गलती है जो प्रकृति आपको विलुप्त कर सकती है? आइए जानते हैं प्रकृति के सिलेक्ट करने का रीजन क्या है। प्रकृति क्यों कल तक व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट कर रही थी, आज ब्लैक मॉथ को सिलेक्ट कर रही है? प्रकृति कैसे आपको विलुप्त करेगी और कैसे आपको जिंदा रखेगी? देयर आर 5 रीजंस, 5 रीजन है। बदलाव का पहला रीजन बनता है वंशानुगत सूक्ष्म विविधता। विकास का पहला रीजन है कि जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं तो तनिक सा, थोड़ा सा बदलाव आता है। यह बात तो पक्की है कि हमारे माता पिता अलग प्रकार के थे, हम अलग प्रकार के हैं, हमारे जो बच्चे होंगे वो थोड़े से अलग और होंगे, और उनके बच्चे जो होंगे वो और अलग प्रकार के होंगे। सो ये बात तो पक्की हो गई यार कि विकास होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा बहुत बदलाव होता ही होता है। यह पहला रीजन निकल कर आया।
दूसरा रीजन निकल कर आया जीवों का अति उत्पादन। विकास का दूसरा रीजन निकलता है, विकास का दूसरा रीजन निकलता है अति उत्पादन। जैसे मनुष्य के विलुप्त होने का कारण क्या बनेगा, डायनासोर के विलुप्त होने का कारण क्या बना, अति उत्पादन। बहुत तेजी से लोग वृद्धि की। जब लाखों करोड़ों की संख्या में अति उत्पादन हो गया तो उनके बीच में तीसरी चीज आती है सीमित प्राकृतिक संसाधन। जब तुम करोड़ों की संख्या में होगे, जब तुम करोड़ों की संख्या में होगे तो तुम्हें खाने के लिए, हवा के लिए, रहने के लिए, भोजन के लिए, हर चीज के लिए एक कमी होगी। क्यों? क्योंकि आप संसाधन तो सीमित है ना। आपकी संख्या बढ़ गई, आप बहुत तेजी से बढ़े, आपने बहुत तेजी से बढ़ाया। जैसा कुनबा बढ़ता है ना, बहुत ज्यादा लोग जब हो जाते हैं तो आपस में मारकाट होने लग जाती है। तो प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है बेटा, लिमिटेड है। सबसे आखिरी में आता है चौथे नंबर की कहानी, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर उन करोड़ों के बीच में आप लड़ोगे, आप उनसे लड़ोगे, एक संघर्ष होगा, सर्वाइवल ऑफ द, आप उनके बीच में संघर्ष करोगे। जब संघर्ष होगा, जब लड़ोगे करोड़ों लोगों के बीच में, तो सबसे आखिरी कहानी आती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ का चयन। कि जब इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग होंगे, उनके बीच में प्राकृतिक संसाधनों की लड़ाई होगी, तब आपसे जीवन के लिए संघर्ष होगा और उस संघर्ष से जो निकलता है वही सर्वश्रेष्ठ है। उस संघर्ष से जो निकलता है वही सर्वश्रेष्ठ है। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी। इस दुनिया में वही जिंदा है जो लड़ सका है, वही तो महान है। अगर आप में जीवन जीने की चाहत नहीं है, अगर आप में लड़ने की चाहत नहीं है, आप में औरों से बेहतर गुण नहीं है, आप में जीवन का ज्यादा संघर्ष नहीं है, तो आप इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं है मेरे बच्चे। डार्विन साहब ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इस बढ़ती दुनिया में, इस बदलती दुनिया में अगर तुम्हें बाकियों से लड़ने की क्षमता है तो तुम इस दुनिया में जीवने योग्य हो, अन्यथा तुम जीवन योग्य नहीं हो। यह डार्विनवाद की कहानी थी। से यस यदि आपको यह बात समझ में आई हो तो। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आई, हां या ना? कमेंट सेक्शन में इस गजब की मोटिवेशनल थ्योरी के लिए आपके क्या विचार हैं, जल्दी बताइएगा कि आज समझ में आ गया है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब भी कर लेना। और मंडे से हमारे आपकी रिवीजन सीरीज को लेकर तो आप जरूर मिलो कल से, ठीक है? अच्छा, एक और बात, जो नीट के बच्चे हैं, जो बच्चे नीट के लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, उनका नुकसान होगा क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है। तो बोर्ड के लिए जब मैं अर्धवार्षिक पढ़ाऊंगा तो नीट वाले बच्चों के लिए दोपहर के 3 बजे अब मैं डेली लाइव आ रहा हूं। दोपहर के 3 बजे मैं अब डेली लाइव आ रहा हूं, सिर्फ नीट के लिए। 3 बजे पहले 2 दिन आता था ना, अब वो 3 बजे डेली लाइव आ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए। और हर दिन हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि नीट वाले बच्चों के लिए हम कुछ गजब का कर सके। तो दोपहर के 3 बजे अब मंडे से मैं डेली लाइव आ रहा हूं आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए। कहीं नीट वाले बच्चे जो हमसे पढ़ते थे उनको लगता था सर बोर्ड कर रहे हैं, नीट के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। तो नीट के लिए अब मैं आ रहा हूं आपसे दोपहर के 3 बजे और शाम के 6 बजे बोर्ड के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो मिलिए, इस तरीके से हम आपके लिए अब थोड़ी सी युद्ध स्तर पे प्लानिंग कर रहे हैं ताकि बच्चों को मैक्स टू मैक्स जितना भी चीजें हैं उनकी सारी चीजें अपने को आप लोगों को समझ में आती रहे और पढ़ता भी रहे, ठीक है? सभी आइए, सभी मिलिए, ठीक है? तो आप उसे कंप्लीट करिए, जब भी आपको मिले सेशन कंप्लीट करिए, देखिए, चीजों को रिवीजन करिए, बेहतर करिए और बेहतर करिए, जितना बेहतर हो सके उतनी चीजों को पढ़िए, मजा आएगा चीजों को पढ़ के। अब आते हैं तीसरे विचार की तरफ में कि तीसरा विचार किसका था। तीसरा विचार था हमारे म्यूटेशनवाद को देने वाले, जो उत्परिवर्तनवाद था, ह्यूगो डिवरीज। उत्परिवर्तनवाद, हमने इसे कहा उत्परिवर्तनवाद। क्या चीज होती है उत्परिवर्तनवाद भाई? उत्परिवर्तनवाद, एक साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट हुए, विलियम लाइट गोल हो गई, कोई बात नहीं। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने कहा
कि ये दुनिया में विकास धीरे 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 नहीं होता है। विकास का एकमात्र तरीका है म्यूटेशन। कहीं से पराबैंगनी किरणें आती हैं, कहीं से कुछ चेंजेस आते हैं और डीएनए बदल जाता है। और डीएनए जो बदला है ना भाई साहब, जो डीएनए बदलेगा, डीएनए बदलते ही, डीएनए बदला और डीएनए जैसे बदलता है हमारे पास सारी चीजें जो है बदल जाती हैं। डीएनए बदलता है और हमारी सारी चीजें बदल जाती हैं। यह बात कह दी ह्यूगो डी व्रीज ने, यह बात कह दी ह्यूगो डी व्रीज ने। सो म्यूटेशनवाद को दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने और इनके एक्सपेरिमेंट का पूरा आधार एक नया पौधा था जिसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज। यह पूछा गया प्रश्न है, नीट का प्रश्न है बेटा, नीट का प्रश्न है कि म्यूटेशनवाद किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो था इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज जिसका नाम होता है, इस पे रिसर्च हुआ था, इसका नाम है मिराबिलिस जलापा, इसी का नाम है मिराबिलिस जलापा, इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, ये बात नॉट मिराबिलिस जलापा, सॉरी, ठीक है, ये पौधा जो होता है ये है इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज, इसको लैमार्कियाना पौधा कहते हैं, लैमार्कियाना। ठीक है, लैमार्कियाना पौधा कहते हैं, नॉट लैमार्कियाना पौधे का नाम होता है लैमार्कियाना। ठीक है, लैमार्कियाना पौधे का नाम है। इसके ऊपर रिसर्च हुआ था म्यूटेशनवाद। अब म्यूटेशनवाद का मतलब क्या था? म्यूटेशनवाद का मतलब यह था कि इस दुनिया के विकास धीरे 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 प्राकृतिक चयन से ना हुए, इस दुनिया का विकास हुआ है अचानक से। व्हाट इज म्यूटेशन? उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में होने वाला तुरंत का बदलाव म्यूटेशन कहलाता है। तो याद रखना, म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाला बड़ा बड़ा परिवर्तन। तो इस दुनिया के जो जीव हैं उनमें जो बदलाव हुआ है वो अचानक से बदलाव हुए, अचानक से बदलाव हुआ है, उस बदलाव अपने आप नहीं, अपने आप हो गया है। तो इस दुनिया का विकास हुआ है बेटा, छोटी छोटी विविधताओं से ना हुआ है, बल्कि बड़े बड़े उत्परिवर्तन से इस दुनिया का विकास हुआ है। इस दुनिया की जो निर्माण हुए हैं ऐसे हुए, इस दुनिया का जो निर्माण हुआ है वो ऐसा हुआ है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं साल्टेशन थ्योरी। आप याद रखना, साल्टेशन का मतलब ही उत्परिवर्तनवाद होता है। उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, इसी को आप साल्टेशन कहते हैं। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। जो भी बदलाव हुए हैं वो धीरे 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 नहीं हुए, बड़े बदलाव हुए, लार्ज, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इसे अपन कहते हैं कि ये बदलाव जो हुआ है वो एक बार में हुआ है और तेजी से हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है। और इनका वाद आया था भैया कि उत्परिवर्तन जो है वो यादृच्छिक और दिशाहीन होता है। इन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। ये जो बदलाव हुए हैं वो रैंडम बदलाव हुए हैं, ये जो बदलाव हुए हैं वो रैंडम बदलाव हुए हैं, रैंडम है वो। और दिशाहीन का मतलब होता है डायरेक्शनलेस होगा। जरूरी नहीं है कि यही सिलेक्ट होगा कि व्हाइट होगा कि काला होगा, ये बदलाव किसी भी दिशा में हो सकते हैं। सो यहां से एक नीट का बड़ा सवाल पूछा जाता है, बहुत मन लगाकर सुनना आप इसे, कि म्यूटेशनवाद के हिसाब से विकास कैसे हुआ था? रैंडम और दिशाहीन, यादृच्छिक और दिशाहीन। समझ गए बात को? लेकिन डार्विन साहब के अनुसार, डार्विन साहब के अनुसार जो विकास था, आप यहां पर यह भी लिख लेना, डार्विन के अनुसार, जो डार्विन साइंटिस्ट थे, डार्विन साहब थे, उनके अनुसार विकास कैसे हुआ था? उनका विकास रैंडम नहीं हुआ था, वो दिशात्मक हुआ था, दिशात्मक हुआ था और यादृच्छिक नहीं, स्लोली हुआ था, धीरे धीरे। इनका बदलाव धीरे था, ह्यूगो डी व्रीज का बदलाव कैसा था? फास्ट था, यादृच्छिक, रैंडम, कहीं भी बदल रहा है। इनका दिशात्मक था, उनका दिशाहीन था। कह दो हां कि ये विकासवाद मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि विकासवाद की तीन कहानियां, जिनमें से डार्विन और म्यूटेशनवाद पे गहरी लड़ाई है, दोनों एकदम विपरीत बताते हैं, एकदम विपरीत, अलग बताते हैं। डार्विन साहब का कहना था कि धीरे धीरे हुआ, म्यूटेशनवाद का कहना था कि नहीं बहुत तेज हुआ।
उन्होंने कहा कि दिशात्मक होता है, इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, दिशाहीन होता है, दिशाहीन होता है, कहीं भी हो जाता है, कहीं भी हो गया है, किसी भी दिशा में हो जाएगा। याद हो गई बात? कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर की यस सर वी गॉट इट, हमने ये बात को समझ लिया है और ये कहानी आज हमारे दिमाग में बैठ गई है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम पहुंच रहे हैं इस चैप्टर्स के अंतिम कुछ बिंदुओं को पढ़ने की तरफ में कि हम देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में पौधे जंतु ये जो विकास हुआ है उसका क्या प्रमाण है और कैसे ये आगे बढ़ा है। आपने एनसीईआरटी में खासकर ये डायग्राम बहुत देखा होगा और बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यार आखिर इस डायग्राम का मतलब क्या है, आखिर इस डायग्राम का मतलब क्या है, क्यों है ये विकास, ये क्या है, इस डायग्राम का क्या मतलब है। तो मैं आपको एक बात कहूंगा सबसे पहले कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको एक चीज बहुत जाननी जरूरी होगी क्लास 11th की, कि जो नाम लिखे हुए हैं वो है कौन। अदरवाइज अगर मैं कहूंगा जिंकोस तो आपको लगेगा ये किसी राक्षस का नाम है। अगर मैं कहूंगा हॉर्स्टेल तो आप कहेंगे घोड़े की पूंछ के बारे में बता रहे होंगे शायद सर। अगर मैं आपको कहूंगा कोनिफर्स तो आपको लगेगा यार कुछ और बता रहा हूं, मंदिर अंदिर है शायद कोनिफर्स। तो कुछ ऐसा करो कि सबसे पहले तो ये जान लो इस डायग्राम को बताया क्या जा रहा है। इस डायग्राम में यह बताया जा रहा है कि जीवन में जो पौधे हैं उनका विकास कैसे हुआ। जो नीचे की तरफ पौधे बने हुए हैं वो सबसे पुराने पौधे हैं, उसके बाद जो ऊपर बने हुए हैं ये उनके बाद बने हुए पौधे हैं। और पौधों से निकली हुई लाइन ये बता रही है कि हम इस पौधे से विकसित हुए। जैसे ये 3 लाइन सिलोफाइटन से निकला हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो जीव आज दिख रहे हैं इस दुनिया में, पौधे दिख रहे हैं, ये सिलोफाइटन रहे होंगे, सिलोफाइटन से बने होंगे। समझ रहे बात को? ये लाइन यहां से निकल रही है, इसका मतलब ये है ये क्लोरोफाइटा से बने हुए होंगे। यही इस डायग्राम को पढ़ने का एकदम बेसिक मेथड है, जिसे मैं किसी स्पेशल दिन में आपको समझाऊंगा। पर आज मैं आपको सिर्फ एक हिंट कह रहा हूं कि आप बस इतने जानने की कोशिश करिए कि क्लोरोफाइसी जो पौधे थे वो पौधे शैवाल हुआ करते हैं। ट्रैकियोफाइटा जो पौधा गिना जाता है वो पौधा आपके ब्रायोफाइट्स में गिना जाता है। राइनिया और सिलोटम जो है ये आपके टेरिडोफाइटा प्लांट माने जाते हैं, टेरिडोफाइटा के पूर्वज माने जाते हैं, सबसे पहले टेरिडोफाइटा माने जाते हैं। और यहां से जब हम देखते हैं क्लोरोफाइसी आगे बढ़ता है तो हमारे पास सबसे पहले ब्रायोफाइट्स लिखे हुए, ये पौधों के नाम है, याद है ना हमें, ये पौधों के नाम है। इसके बाद ये सारे पौधे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। पर मेरा विचार एक बार ये है कि मैं इसे बता तो दूंगा आपको दोबारा, पर आप सभी एक काम जरूर करो कि पहले इनके नामों को याद करने की कोशिश करो कि ये कौन है, ये कौन है, ये किस तरीके से आगे बढ़े हैं, और ये विकास फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ये लोग क्या क्या है। तो समझने की कोशिश करो। देखो ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में निकाल लो, क्योंकि ये डायग्राम का फोटो आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत बड़ा डायग्राम है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम पढ़ना, ठीक है। आप इस चीज को डायग्राम में निकाल के पढ़ना, वहां पर तो समझ में आएगा। तो मैं हिंट करते जा रहा हूं, आप उन्हीं चीजों को जरूर देखना, जैसे ध्यान से देखना। आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे पहले पौधे कौन थे, तो सबसे नीचे लिखा हुआ होगा आपके इस डायग्राम में क्लोरोफाइटा। तो दुनिया का सबसे पहला पौधा क्लोरोफाइटा बना। फिर क्लोरोफाइटा से निकलकर यह लाइन आगे गई और ये ब्रायोफाइट्स में बने। इसके ऊपर बहुत विशेष प्रश्न कभी नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा शैवाल से बने हैं, क्लोरोफाइसी से बने हैं, खत्म बात हो गई है वहां पे। ट्रैकियोफाइटा, इसे अगर बहुत डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको वक्त लगेगा, आपको मेरी पूरी क्लास देखनी पड़ेगी और उसके लिए पेड कोर्स में आना पड़ेगा। तो आप हमारे पेड कोर्स पे आ सकते हो, वहां पर बहुत इम्तिनान से मैंने इनको डिटेल में पढ़ाया है, पर यहां पर डिटेल करूंगा तो आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा। ट्रैकियोफाइट पौधे जो हैं ये आगे जाके वृक्ष समान लाइकोपोड्स बन गए। अब ये लाइकोपोड क्या होते हैं बॉस? शाकीय लाइकोपोड और वृक्षसम लाइकोपोड। लाइकोपोडियम होते हैं टेरिडोफाइटा, लाइकोपोड्स कौन होते हैं? टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं। तो इनमें से 2 पौधे होते हैं। पहले कुछ पौधे बने थे जो वृक्ष के समान थे और ये यहीं पर खत्म होने का मतलब है ये लोग विलुप्त हो गए इसके बाद। और आज इस दुनिया में शाखीय लाइकोपोड है, जो छोटे छोटे लाइकोपोड्स हैं, आज वो इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। ये हो गई कहानी।
इसके बाद राइना बना, साइलोफाइटन बना, और साइलोफाइटन के आगे जाकर आप देख रहे होंगे ये हॉर्स्टेल बने। हॉर्स्टेल भी आज के टेरिडोफाइटा ही हैं। तो दुनिया का सबसे पहला पौधा शैवाल था, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा में भी कौन? टेरिडोफाइटा में भी सबसे पहला आपका लाइकोपोड, लाइकोपोड के बाद हॉर्स्टेल, फिर साइलोफाइटन से ही पौधों से कुछ हमको जिंकोज मिले, पर्णांग यानी फर्न जिसे अपन कहते हैं, फर्न नाम आपने सुना ही होगा, फर्न टेरिडोफाइटा का नाम है, वो मिले। शंकुवश यानी जिसे अपन कोनिफर्स कहते हैं, ये आपके साइकस में माने जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है, वो बने। इसी से आके जाके नीटेल्स बन गए। नीटेल्स ये भी टेरिडोफाइटा है, ये भी टेरिडोफाइटा है, नीटेल्स ये बने। और इसके अलावा फिर यहां पर प्रोजिम्नोस्पर्म है, इससे बीजी पर्णांग बने और इसी से साइकेट्स बन गए। साइकेट सबसे डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद द्विबीजपत्री बना, फिर एक बीजपत्री बना और एंजियोस्पर्म बना। बस इतनी जानकारी आपके दिमाग में बैठ जाए तो पूरी कहानी बन जाती है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, बहुत ध्यान समझना। इसके ऊपर आज तक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं। पहला सवाल, सबसे मॉडर्न प्लांट कौन सा है? सबसे मॉडर्न प्लांट वो है जो इधर बना हुआ है, पुष्पीय पादप। फिर दूसरा सवाल बनेगा, पुष्पीय पादप किससे बने हैं? एक बीजपत्री से। उससे भी पहले कौन था? द्विबीजपत्री। तो इस दुनिया में द्विबीजपत्री जीव पहले बने, एक बीजपत्री बाद में बने, और सबसे अंत में पुष्पीय पादप बने हैं। सबसे अंत में पुष्पीय पादप बने हैं, यह बात आपको ध्यान पे रखना है। ये लोग बीजी पर्णांग से आए हैं और ये प्रोजिम्नोस्पर्म से बने हुए हैं, यही आगे जाके साइकेट्स और ये दोनों बनाया हुआ। तो डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और एक वादा करता हूं कि अगली बार जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो कुछ तो समझ में आया ही होगा। अगर ये समझ में आ गया कि इसको पढ़ना कैसे है तो याद करना भी बहुत आसान है। बस इसमें बच्चों को दिक्कत यही होती है कि आखिर ये दिया क्या री मुरी मैया, दिया का है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ ना दिमाग में बैठ रहा है, एकदम दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये जो डायग्राम है वो दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो पहले बात समझ लो, पहले बात को समझ लो कि चीजें पढ़नी कैसे हैं। ये हैं कौन है ये लोग, कहां से आए ये लोग, कौन है जिंकोस, कौन है नीडल्स, कौन है फर्न, कौन है जे, कौन है वो, सारी चीजें जान लो, तब जाके कुछ चीजें समझ में आएगा ना। समझे? कुछ आया समझ में? हाँ ना। तो बस सीधी सी कहानी है मेरे बच्चे। क्लोरोफाइटा से ये ब्रायोफाइट्स बनते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे जोस्टेरा, जो ट्रैकिया, जोस्टेरा के बाद राइनिया, जो राइनिया से बनते हैं वृक्ष समान लाइकोपोड्स, साकिलाइपोड्स, उसके बाद साइलोफाइटन से पूरे जीव बनते हैं। तो असल में साइलोफाइटन जो है सभी जीवों का पूर्वज है, सभी पौधों का पूर्वज है, सिवाय कुछ टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा को छोड़कर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पूरा पूर्वज और कुछ टेरिडोफाइटा जो मॉडर्न है उनका भी वही रूप है। तो मुझे उम्मीद है आपको यही कहानी आज की समझ में आई होगी। हम इतनी चीजों को आज पढ़ चुके हैं, डिटेल कर चुके हैं, इतने बिंदुओं को याद रखना। अच्छा, कल एक चीज और बताई थी, वो भी आपसे डिस्कशन कर देता हूं। ये कहानी, इसके ऊपर एक सवाल आता है, ये क्या बना हुआ है? सांप 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 सांप, डायनासोर 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 डायनासोर, ये क्या बना रखा है? इसकी भी कहानी है कि दुनिया में जब सबसे पहले सरीसृप बन रहे थे तो सरीसृप दो भागों में बटे। उनमें से एक था सौरोप्सिडा। इसके बारे में बस इतना जानना कि आधुनिक जमाने के जितने भी सरीसृप हैं, आधुनिक जमाने के कुरमू, छिपकली, सर्प, टुआटरिस, मगरमच्छ, ये जितने भी हैं, ये सब के सब जो हैं एक लाइन पे जाकर मिल रहे हैं और वो लाइन है आपकी सौरोप्सिडा। और यही आगे जाकर डायनासोर बनाए और डायनासोर विलुप्त होने के बाद किसमें चले गए? पक्षियों में बदल गए। ये पूरा फ्लोचार्ट पढ़ाने का एकमात्र मकसद है भाई। समझ रहे मेरी बात को? कितने मकसद है इसमें कि ये सारे के सारे और इवन पक्षी सहित सब किससे बने हैं? सौरोप्सिडा से। जोर से बोलो, साथ में बोलो, सौरोप्सिडा ही वो सरीसृप है जो आज के सरीसृप का पूर्वज है। और हमारा पूर्वज कौन है जी? स्तनधारी किससे बने हैं? स्तनधारी जो हम मतलब मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जो बने हुए हैं वो बने हैं साइनोप्सिडा से। इनका नाम याद रख लेना। यही आगे जाकर आज के स्तनधारी बनाए हुए हैं। ये चार्ट बहुत आसान है।
इस चार्ट में 2 मिनट की बात होती है, बस मात्र 2 मिनट। इतने में चैप्टर पूरा टॉपिक डोन डायग्राम खत्म हो जाता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। बस इतनी बातें अगर हम जान गए तो सब जान गए। अरे कह दो हाँ जी, जान गए। तो ये वीडियो मैंने, देखो पढ़ाने को मैं बहुत डिटेल में भी जा सकता हूं। मेरा क्या है, मैं पढ़ाना शुरू किया, लंबा पढ़ा दिया, पर यूट्यूब में मैं बच्चों को ये कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि यार कम शब्दों में भी चीजें आसानी से समझ में आ सकती हैं, दिमाग में बैठ सकती हैं। और एक बार इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला मजा आ जाएगा, चीजें पढ़ के बेहतर तरीके से हो जाएंगी। अब एक चीज और करनी है जो तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। और हम मंडे से दोपहर के 3 बजे आ रहे हैं नीट वाले बच्चों को जबरदस्त तरीके से पढ़ाने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब कुछ करवाएंगे। और शाम 6 बजे हम दे रहे हैं लाइव सेशंस के, भरमार देंगे, मजा आ जाएगा। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी चीजें आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे फॉर्म को फिल जरूर करो। क्रांति बैच आपका है और आप क्रांति बैच के। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।